A very good afternoon, guys, and a very good evening to all of you guys. वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में मैं आर पी मिश्रा गाइज गर्म जोशी के साथ आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद इट इज़ अ लॉन्ग गैप गाइज, थोड़ा सा। और दोस्तों, जैसा देख सकते हैं, अब दोस्तों यह क्लास जो होगी यह ऑल इंडिया लेवल पे चलेगी। ऑल इंडिया लेवल मतलब दोस्तों ऑल इंडिया एग्ज़ाम्स को कवर करते हुए चलेगी। ऑल द एग्ज़ाम्स अक्रॉस इंडिया, और टेट, सीटीटी, सुपर टीटी या जो भी दोस्तों एग्ज़ाम होते होंगे टीचिंग से जुड़े, सारे सिलेबस को मैं कवर करूँगा। और यही दोस्तों पुराना टाइम रहेगा 8 बजे वाला। और इस 8 बजे वाले टाइम को दोस्तों कल से नए धुआंधार क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा कल से दोस्तों वेरिएशन देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। सो मैनी टाइप्स, अलग अलग जगहों से निकाले गए क्वेश्चंस दोस्तों। ऐसे लगभग 50 प्रैक्टिस सेट जाएंगे दोस्तों, जो आपको अच्छे भी लगेंगे। चलिए गाइज, एंजॉय करते हैं, देखते हैं। गोइंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों एक रिवीजन के तौर पर दोस्तों एक क्लास ले रहे हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनिकेंट, कम्युनिज्म। तो ऑप्शन ए कम्यून, ऑप्शन बी कम्युनिकेंट, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट, ऑप्शन डी कम्युनिज्म। यस, आइए इसको। यस, गोइंग टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं। कम्युनिकेशन शब्द जिसका अर्थ संप्रेषण होता है, इसकी उत्पत्ति दोस्तों, इनफैक्ट यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने कई जगहों पे, इवन यूपी पीसीएस के जो दोस्तों पेपर आता है, जो आपका सी सेट का जो पेपर आया है, वहाँ भी एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। लैटिन भाषा का वर्ड कम्युनिस्ट से निकाला गया है किस से? सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सही उत्तर है सी फॉर चेन्नई, और आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया गया इसको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस पे आधारित है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, यस, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। इसको गेस्टाल्ट वाद पर, प्राणी विज्ञान पर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र वास्तव में किसकी देन है गए? तो यस, दोस्तों जैसा मैं बोलता ही हूँ, हम लोग कई बार ले चुके हैं और कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। गेस्टाल्ट वाद, बाल मनोविज्ञान, पूर्ण से अंश की ओर दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण सूत्र है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं गेस्टाल्ट शब्द दोस्तों हम सभी जानते हैं, गेस्टाल्ट कम्स आउट ऑफ जर्मन लैंग्वेज। गेस्टाल्ट शब्द दोस्तों जर्मन भाषा से आता है। और इस मूवमेंट के दोस्तों जो शुरुआती दौर में जिन्होंने किया, दैट वाज, आप सभी जानते हैं, मैक्स वर्दीमर ने। और गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है दोस्तों संपूर्ण आकृति। क्या होता है? संपूर्ण आकृति। अर्थात हमने दोस्तों कई बार सारे क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए संपूर्ण समस्या का मालूम होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों गेस्टाल्टवाद से ही आता है क्या? पूर्ण से अंश की ओर, या गेस्टाल्टवाद की देन है दोस्तों। इसको क्वेश्चन पे चलेंगे। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आई शिक्षा में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इतना ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आपको बस देख रहे हैं दोस्तों। शिक्षा में पंचपदी प्रणाली का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया? अरस्तु ने किया, रूसो ने किया, हर्बर्ट ने किया, या फिर प्लेटो ने किया? दोस्तों शिक्षा की पंचपदी प्रणाली किसकी देन है? अरस्तु की, रूसो की, हर्बर्ट की, प्लेटो की? आइए देखते हैं। यस दोस्तों, यही टाइम रहेगा, ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई दोस्तों बहुत ही अप्रिय या कोई खास वजह ना हो, वी विल नॉट डिस्टर्ब आवर टाइम। अपने समय को दोस्तों हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और इसी टाइम पे दोस्तों वी विल कंटिन्यू। तो एक मिशन फिर से यूपीटीटी, सुपर टीटी, सीटीटी दोस्तों एक फिर से मिशन शुरू किया जाए। केवीएस, डीएसएसबी, तो एमपीटीटी, रीट दोस्तों, सभी के क्वेश्चंस को एक कॉम्बिनेशन, एक समग्र चित्र दोस्तों। गेस्टाल्ट की बात चल रही थी, गेस्टाल्ट से तो दोस्तों हम सभी जानते हैं। यस, और दोस्तों गोइंग फॉर योर आंसर्स, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिए गाइज। हम सभी जानते हैं दोस्तों, मैं कई बार बोलता हूँ ये क्वेश्चन हमेशा से दोस्तों, हमेशा, चाहे आपको सुपर भारत के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। केवीएस में देखा मैंने,
DSSB में देखा। ये दोस्तों शिक्षण के स्तर हैं। जैसा आप जानते हैं पंचपदी प्रणाली का एक और नाम है, यह शिक्षण का एक स्तर है जिसे हम कहते हैं कौन सा स्तर दोस्तों? इसे हम स्मृति स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं? स्मृति स्तर कहते हैं। और ऐसा आप जानते हैं इसे हर्बर्ट ने दिया है। किसने दिया गाइज? हर्बर्ट ने दिया है। और इसके 5 पद, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इसके 5 पद दोस्तों क्या हैं? पहला आइए प्रस्तावना देखेंगे, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, दोस्तों ऑफ कोर्स अनुप्रयोग, अनुप्रयोग दोस्तों कॉल इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। दोस्तों सबसे पहले टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, उदाहरण इत्यादि के साथ विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करें, समान चीज़ों से तुलना करें ताकि समानता और अंतर पता लगाया जा सके। दोस्तों लास्ट में निष्कर्ष निकाले, कितना भी उदाहरण दें, कितने भी मामले को फैलाएं दोस्तों, लेकिन अंततः निष्कर्ष पर जरूर आए। वरना बच्चा भाई अब आपने एक ही साथ पौधे के 20 उदाहरण दे दिए, कंफ्यूज हो गया। आप उसको लास्ट में कंक्लूड करिए, बेटा इनमें से किसी एक को भी आप पौधे के उदाहरण के रूप में याद कर लोगे तो चलेगा। और लास्ट में सीखी गई जानकारी को यूज करवाइए कि अपने आसपास के 10 पौधों का नाम लिखिए। दोस्तों ये सीखी हुई जानकारी का उपयोग है। इसे शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कहते हैं, स्मृति स्तर, जिसके प्रतिपादक दोस्तों कौन हैं? हर्बर्ट साहब। तो आइए दोस्तों पंचपदी प्रणाली इसे कहते हैं शिक्षण का। इसको यस आई। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आइए। सी मैट कहाँ है दोस्तों? सी मैट कहाँ है? यस आई। आइए दोस्तों देखते हैं कहाँ है सी मैट। यस यस देखिए दोस्तों, इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में। यस हम सभी जानते हैं दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, देखिए दोस्तों सी मैट है गाइज कहाँ पे? सी मैट दोस्तों प्रशासन का, प्रबंधन का कार्य देखता है सी मैट। और दोस्तों यह आएगा किस में? यह आएगा दोस्तों प्रशासनिक में, शिक्षा के नवीन प्रयास में। आइए एक बार देखते हैं दोस्तों, वेयर इज सी मैट गाइज, गो यस। जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, यह है दोस्तों कहाँ? इलाहाबाद में। ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। यस। तो अगला, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है? तो बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में? कोई नहीं। आई यस। तो जैसा बहिर्मुखी प्रवृत्ति दोस्तों एक्सट्रोवर्जन है, और एक्सट्रोवर्जन करते हैं।
तो जैसा दोस्तों हम सभी जानते हैं गाइज, हमने पहले भी इसको दोस्तों डिस्कस किया है कई बार। तो मैंने बोला शैशवावस्था में माता पिता बालक को बाहर नहीं जाने देते। दोस्तों वह बाल्यावस्था में बाहर निकलता है। जब वो बाल्यावस्था में बाहर निकलता है दोस्तों, तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है क्या, यार मैंने दुनिया क्या देखी है, इधर समोसा। मैं दोस्तों हमेशा आपको समझा चुका हूँ, चलता है अरे यार यहाँ तो क्या बढ़िया सर्कस वाला बैठता है, यहाँ तो खूबसूरत पार्क है यार पापा। दोस्तों इसलिए बालक का मन घर पे कम लगता है और वह बाहर की दुनिया में ज़्यादा अपना समय बिताना चाहता है दोस्तों। इसलिए बहिर्मुखी प्रवृत्ति और दोस्तों बिना उद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, बाल्यावस्था में पाई जाती है। तो बी फॉर्म इज द राइट आंसर गाइस। इसको क्वेश्चन नंबर, ये देखिए दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स लाइक दिस, निरुद्देश्य। गाइस कई बार हमने इस बारे में लिया है, कई बार मैंने पूछा भी है दोस्तों। यस, हमने इस मुद्दे पे कई बार बात की है। यस, राइट। तो बोला था निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति कब पाई जाती है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, दोनों, कोई नहीं। यस, पहली बार आपको थोड़ा सा उत्तर के बारे में सोचना पड़ेगा दोस्तों। मैंने अभी 2 मिनट पहले मैंने खुद आपको उत्तर बताया था और इस हिसाब से गाइस द राइट आंसर इज नन ऑफ दीज। अब समझ दोस्तों मैंने क्या बोला दोस्तों, बड़ी अजीब होती है। याद करिए दोस्तों, बाल्यावस्था मैंने क्या बोला था कि बालक मतलब जाता है दोस्तों दुकान पे, दिख रहा है दुकान पे दोस्तों क्या बिक रहा है? लकड़ी बिक रही है, लोहा बिक रहा है, वो खड़ा है ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है दोस्तों। दुकान वाला भाई क्या कर रहे हैं? भाई बस देख रहा हूँ, भाग यहाँ भागो। उसको दोस्तों कई चीज़ें, जैसे आप देख रहे हैं कोई आदमी कुछ कर रहा है, किताब पढ़ रहा जाएगा, ऐसा नहीं को किताब पढ़ना चाहता है, बस देख रहा है किताब क्यों पढ़ रहा है। तो बिना कारण के बच्चा, अगर उसको मैंने बोला था माघ मेले में आप छोड़ दोगे, उसको 1 रुपया भी नहीं दोगे, तो भी वो शाम तक बिना पैसे के घूमेगा। इसलिए नहीं कि उसे खाना है, इसलिए उसको मजा, अच्छा यार ये माला बेच रहा है, ये फूल बेच रहा है, अच्छा ये खिलौने बेच रहा है, उसको फालतू टहलने में मजा आता है। तो निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए दोस्तों द राइट आंसर इज कोई नहीं। सही उत्तर है गाइस, क्या मैं लिख देता हूं, द राइट आंसर इज बाल्यावस्था विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ आवर ऑप्शंस, जो हमारे किसी विकल्प में नहीं है। सो द राइट आंसर इज कोई नहीं। यस, लेट्स गो, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों, समलिंगी प्रेम कब विकसित होता है? अवस्था से जुड़े दोस्तों कुछ बैक टू बैक मजेदार क्वेश्चन है। समलिंगी प्रेम कब विकसित होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, कोई नहीं। याद करने का दोस्तों इससे बेहतर तरीका मुझे फिलहाल नहीं दिखता। यस, समलिंगी प्रेम का विकास कब होता है? यस, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, कोई नहीं गाइज। साइकोलॉजी दोस्तों एक बहुत ही मजेदार और एक बहुत ही रूमानी, लेट्स कॉल इट रोमांटिक टाइप का सब्जेक्ट है दोस्तों। बस द वे हाउ यू अराउज योर इंटरेस्ट, अपनी रुचि को आप कैसे जगाते हैं, बस यही मायने रखते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, समलिंगी प्रेम विकसित होता है। तो गाइज जैसा मैंने बोला दोस्तों, शुरुआती वर्षों में गाइज लगभग शैशवावस्था तक, मतलब ऐसे दोस्तों 3-4 वर्ष, बालक बालिका दोस्तों अपने लिंगात्मक अंतर को समझ नहीं पाते। बालक बालिका साथ खेलते हैं दोस्तों, और गाइज जैसे है 6वां 7वां साल लगता है, बालक बालिका दोस्तों अपने समलिंगी, मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं अपने लिंग के अंतर को भाप जाते हैं कि नहीं यार ये बालक है, मैं बालिका हूँ। और दोस्तों इसी का दूसरा नाम है सखी भाव, सखा भाव। आपने सुना होगा दोस्तों सखी भाव, सखा भाव, मतलब कि बालिकाओं का अपना एक अलग, समलिंगी प्रेम से अर्थ क्या है दोस्तों, कि सेम जेंडर के फ्रेंड बनाना। दोस्तों बालिकाओं का अपना, अरे तू मेरा दोस्त है, तू मेरा सखा है, ठीक उसी तरह से बालिकाओं में सखी भाव, सहेली भाव, दोस्तों इस तरह से सेम लिंग के फ्रेंड बनाने का अर्थ है समलिंगी फ्रेंडशिप से। दोस्तों इसकी अवस्था होती है बाल्यावस्था। सो द राइट आंसर बी फॉर्म इज द राइट आंसर। यस, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। प्रकृति के स्वामी की ओर से तो हर वस्तु सुंदर ही होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाते हैं। यह कथन दोस्तों किसका है? ऑप्शन ए रूसो, जॉन डीवी, प्लेटो और अरस्तु। इसको यस आई शुरू करते हैं।
प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती है। यह कथन किसका है दोस्तों? रूसो का है, जॉन ड्यूवी का है, प्लेटो का है, या फिर अरस्तु का है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं, इन दीज 2 लाइन्स यू फाइंड नेचुरलिज्म ऑन द टॉप। तो दोस्तों इन 2 लाइनों में आप प्रकृतिवाद को एकदम चरम पे पाते हैं कि प्रकृति में दोस्तों अपनी तरफ से हर चीज को खूबसूरत ही बनाया है। मानव का स्पर्श प्रकृति के नियमों को, प्रकृति की सुंदरता को डिस्टर्ब करता है। और दोस्तों यह लाइन ऑफ कोर्स महान प्रकृतिवादी विचारक, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया गाइस, मैं जानता हूं ए फॉर अमेरिका इज द राइट। प्रकृतिवाद के समर्थक, महान प्रकृतिवादी विचारक रूसो। दोस्तों इन लाइनों में प्रकृतिवाद उनका चरम पे दिखता है क्या, कि प्रकृति ने कोई पक्षपात नहीं किया है। सूरज ने प्रकाश देने में थोड़ी बोला कि नहीं साहब मैं तो अमेरिका में ज़्यादा चमकूंगा, इंडिया में कम चमकूंगा। तो प्रकृति ने बिना भेदभाव के हमें खूबसूरती, सुविधाएं, नेचर दिया है। पर मानव जंगल काट रहा है दोस्तों, घर बना रहा है, तो मानव स्पर्श करते ही प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। कुछ हद तक प्लेटो का यह कथन आज 21वीं शताब्दी में मुझे लग रहा है प्लेटो से ज़्यादा सही नजर आ, समाप्त करेंगे दोस्तों। रूसो का यह कथन आज 21वीं शताब्दी में दोस्तों शायद उसके समय से भी ज़्यादा सही नजर आ रहा है। सो द राइट आंसर फॉर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? क्वेश्चन दोस्तों जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चन सुपर टीटी, कुछ क्वेश्चन सीटेट। कल से यह पेपर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको वेरिड दिखेगा और आपको इसके हर क्वेश्चन में दोस्तों, पिछली बार सीटीटी से पहले मैंने एक श्रृंखला शुरू की थी लगभग 100 प्रैक्टिस की। एकदम कल से दोस्तों सभी लोग ऑन टाइम रहेंगे। कल से हम दोस्तों 8 बजे एग्जैक्ट लाइव हो जाएंगे और विभिन्न एग्जाम्स के पेपर्स को दोस्तों कवर करेंगे। एक ऑल इंडिया टेस्ट बनाया जाएगा जिसमें हर तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। थोड़ा दोस्तों मैं चाहता हूँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाएँ नए नए क्वेश्चंस के साथ, नई नई चीज़ों के। आइए एक बार देखते हैं। 3 फरवरी 1880 ईस्वी में, 6 फरवरी 3 फरवरी 1882 ईस्वी में, 3 मार्च 1890 ईस्वी में। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोस्तों आपने डीएलएड किया, बीएड किया, आपने पढ़ा होगा कि भारत में दोस्तों, भारत में शिक्षा आपने दोस्तों अगर शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 1813 के आज्ञा पत्र से दोस्तों वास्तव में भारतीय शिक्षा में एक वैधानिक शुरुआत होती है जब 1 लाख रुपए का प्रावधान होता है। उसके बाद 1833 का आज्ञा पत्र आता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 2 फरवरी 1835 को मैकॉले का प्रसिद्ध विवरण पत्र आता है गाइस, जैसा हम इसको पढ़ चुके हैं। और दोस्तों उसके बाद 19 जुलाई 1854 को वुड का प्रसिद्ध घोषणा पत्र आता है दोस्तों। पर भारत में अब तक कोई शिक्षा आयोग नहीं आया था गाइस। दोस्तों आप जानते हैं 3 फरवरी 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बनाया गया दोस्तों, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्योंकि हंटर साहब इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, इसलिए इसे हंटर आयोग भी कहा गया गाइस। और दोस्तों आपको जैसा मैंने बताया था कि हंटर आयोग में दोस्तों 20 सदस्य थे, जिसमें कुछ 6 भारतीय भी थे। दोस्तों मजेदार बात की थी क्योंकि ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था, इसलिए दोस्तों इसे भारतीय शिक्षा आयोग, विलियम हंटर आयोग, तो इसलिए इसे भारत का पहला शिक्षा आयोग भी कहते हैं। द राइट आंसर इज गाइज 3 फरवरी 1882 गाइज। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से किस पर ध्यान दिया? आइए देखते हैं। हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से किस पे ध्यान दिया दोस्तों? तो गाइज यह भी एक मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों कि हंटर कमीशन की मुख्यतः सिफारिशें किस पे थी दोस्तों? दोस्तों आपको जरूर बता दें कि हंटर कमीशन जब इंडिया पहुंचा दोस्तों, उसने 2 एरिया पे बहुत फोकस किया। प्राथमिक शिक्षा, जैसे दोस्तों आप जानते हैं, उसने कहा कि प्राथमिक शिक्षा, देखिए गाइस कुछ बातें जो आज भी आपको दिखेगी। डब्ल्यू हंटर ने कहा दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, दोस्तों स्थानीय निकाय क्या है? जैसे ग्राम पंचायत,
नगर पंचायत, नगर निगम, स्थानीय दोस्तों सरकारें हैं। उन्होंने कहा है कि प्रांतीय सरकारों पे भार ना पड़े, इसलिए इनकी जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को दे दी जाए। और क्योंकि प्रश्न है पैसा कहाँ से आएगा इनके पास शिक्षा का भार उठाने के लिए, उन्होंने कहा लोकल स्तर पर इन्हें टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी दे सकते हैं। ऐसे शिक्षा का भार वहन करने के लिए टैक्स वसूल सकते हैं। बस दोस्तों उन्होंने कहा इसके अलावा हो सकता है पैसा पूरे खर्चे को कवर ना करे, इसलिए टोटल खर्चे का 1/2 या 1/3 प्रांतीय सरकारें स्थानीय सरकारों को देंगी दोस्तों। यह था। और माध्यमिक शिक्षा में जैसे आप जानते हैं दोस्तों, सबसे प्रमुख सुधार हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में किया गाइज। तो उन्होंने कहा जो आज भी आप देख रहे हैं, मतलब उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। हंटर आयोग ने कहा कि माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के लोग, जैसे आज की डेट में आप इसको 12वीं समझ लो, 12वीं की कक्षा, उन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के लोग एजुकेशन लेते हैं। पहला वे जो 12वीं पास करके बीए या बीएससी या बीकॉम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा उनके लिए कोर्स ग्रेड ए बनाया जाए, कोर्स ए जो यूनिवर्सिटी डिग्री के लिए हो, कि यहाँ से आप यूनिवर्सिटी डिग्री लोगे। तो दोस्तों उसने कहा कुछ लोग नहीं जाना चाहते यूनिवर्सिटी, वो 10वीं 12वीं पास करके सीधा नौकरी पाना चाहते हैं, रोजी रोटी कमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे लोगों के लिए कुछ टेक्निकल व्यावसायिक कोर्स चलाए जाएं जो डायरेक्ट रोजगार देते हो, और इसे दोस्तों कोर्स भी कहा गया। यह सबसे बड़ा योगदान था हंटर कमीशन का। सो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में किस शैक्षिक ढांचे को अपनाया गया है? दोस्तों ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आया हुआ है, तो ये मुझको कई जगह, तो ऐसे मैंने कई बार इसको लिया भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में से निम्न में से किस शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव दिया गया है? ऑप्शन ए 10+2+4, 10+2+3, 10+2+2, 10+2+1। आइए दोस्तों यस, यह एक मज़ेदार क्वेश्चन है। आपको बता दो दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 1986, आपको बता दें बहुत आता है, तो जो 1986 की शिक्षा नीति थी उससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। उन्होंने कहा कि 10 साल की विद्यालयी शिक्षा हो। 10 साल की विद्यालयी शिक्षा मतलब कक्षा 1 से सीधा सीधा समझेंगे 10वीं तक काउंट करेंगे। फिर उन्होंने कहा 2 वर्ष की इंटरमीडिएट कक्षाएं हों। सुनेंगे 2 वर्ष की इंटरमीडिएट कक्षाएं बोले तो 11वीं 12वीं, और 3 वर्ष से कम कोई स्नातक कोर्स ना हो। तो दोस्तों 10+2+3 यह योजना रखी गई कब? 1986 की दोस्तों किसमें? शिक्षा नीति में गई, 1986 की शिक्षा नीति में। फिर आगे देखेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आप जानते हैं 1992 में, चलेंगे हम समझते चलेंगे, उत्तर तो आप समझ गए हैं। 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में दोस्तों आप जानते हैं नियम कुछ ऐसा था, संशोधित शिक्षा नीति दोस्तों, जब 1986 की शिक्षा नीति लाई गई तो इसी के साथ दोस्तों एक प्रावधान बनाया गया, क्या कि हर 5 वर्ष बाद इसका संशोधन किया जाएगा। दोस्तों संशोधित शिक्षा, ध्यान रखेंगे 1992 में कोई नई शिक्षा नीति नहीं आई, बल्कि यह दोस्तों संशोधित शिक्षा नीति थी 1986 की। दोस्तों इसमें यह प्रोग्राम बदल दिया गया और इसे अब 12+3 कर दिया गया है दोस्तों। क्या? 12+3। आप कहेंगे सर ये क्या है? तो देखो अभी आपने 10+2+3 लिखा, अभी इसको 1992 में 12+3 कर दिया गया। क्यों? उन्होंने कहा जो 2 वर्ष इंटरमीडिएट के हैं, 10वीं तक स्कूली शिक्षा थी, फिर माध्यमिक आते थे, तो उन्होंने कहा कि उनको भी दोस्तों स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया जाए। तो अब ये 12+3 मीन ग्रेजुएशन के 3 वर्ष हो गए दोस्तों, इसलिए अब ये हो गया। फिलहाल अभी आपका उत्तर है गाइज बी फॉर बॉम्बे। यस, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 12वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है दोस्तों? आया दोस्तों, मैंने बहुत डीप लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया है दोस्तों? आइए करते हैं।
तो आपको बता दूं 1986 की शिक्षा नीति का, जिसको सीधा आप रट्टा मार ले दोस्तों, मैं चाहूँ इसको वन लाइनर टाइप पे आप लिख लें। तो 1986 की शिक्षा नीति, 1986 दोस्तों, 92 की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कंफ्यूज ना हो पर मैं पहले से यहाँ खुद लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। तो 1986 की शिक्षा नीति को दोस्तों 24 खंडों में बांटा गया था। कितने पे? 24 खंडों में बांटा गया था दोस्तों। जबकि 1992 की संशोधित शिक्षा नीति, जो 1986 का संशोधन था, तो इसे 23 खंडों में गया। एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, तो दोस्तों बहुत बारीक डेटा हो गया। मतलब मैं दोस्तों कुछ चीज़ें बहुत डेंजरस दिनों के लिए काउंट करता हूँ। डेंजरस मतलब कि मान लीजिए अगर वो बहुत नीचे चला गया तो फिर सुनेंगे 1986 की शिक्षा नीति में 24 खंड हैं, जबकि 1992 के संशोधित शिक्षा नीति में कुल 23 खंड हैं। सो द राइट आंसर इज गाइस बी फॉर बॉम्बे। इसको अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किससे जुड़ी है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किससे जुड़ी है? प्राथमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, या प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से? दोस्तों आइए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना देखेंगे दोस्तों। यस, यस, यस। तो जैसा आप जानते हैं, वास्तव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना गाइज सभी जानते हैं उच्च प्राथमिक शिक्षा पे चलाई जाती है दोस्तों। यस, उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो दोस्तों अब इसका एक सिस्टम चेंज हो गया है दोस्तों। क्या? इसको 12वीं तक एक्सटेंड करने का प्लान बनाया गया है। पर तो दोस्तों हम करंट नहीं पढ़ रहे हैं, ये दोस्तों मैं ऑप्शन 20 का लिख रहा हूं, और जब आप इसका वन लाइनर में उत्तर लिखेंगे तो आप उच्च प्राथमिक। दोस्तों वास्तव में शुरुआत में 6 to 8 के लिए आवासीय विद्यालय के प्रावधान के लिए था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये दोस्तों देखिए, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट ने अब इसे 12वीं तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और दोस्तों अगर करंट हम नहीं पढ़ रहे हैं तो शुरुआती प्रावधान के मुकाबले के अनुसार हमारा उत्तर क्या? बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इसको आगे चलते हैं। ये दोस्तों यह 2004 में, देखिएगा पहले जान लें, थोड़ा सा अब बात चल गई है, थोड़ा आपको बता दें। इससे 2004 में शुरू किया गया है, और यह योजना दोस्तों ध्यान रखेंगे ब्लॉक स्तर पर चलाई जाती है। किस स्तर पर चलाई जाती है? ब्लॉक स्तर पर चलाई जाती है। यह शुरुआत में कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए था दोस्तों। ये बातें थोड़ा सा मैं चाहता था आपको डेटा दे दूं थोड़ा सा, फिर आगे चला। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान की आयु वर्ग क्या है? 4 से 9, 4 से 11, 6 से 13, 6 से 14। जैसा दोस्तों आपको मैंने पहले ही बोला था, गाइज आज के डेट में सर्व शिक्षा अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है।
दोस्तों आपको आरटी 2009 सरकार के ज़्यादातर, जिससे आपने सुना होगा डीपीईपी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, एसओपीटी सुना होगा आपने, विशेष शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, एसओपीटी का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, और आपको डीपीपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इन सब को अब किसके अंदर जोड़ा जा रहा है? इन सब को दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान, और इसका एज ग्रुप होता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष। ऐसे आप आरटी 2009 से भी पकड़ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया दोस्तों? भारत में देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया दोस्तों? यस, यस, आप दोस्तों उत्तर देंगे, तब तक मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। तो आपको थोड़ा बता दें दोस्तों, भारत में शिशु शिक्षा की स्थिति दोस्तों बहुत खराब थी। आपने इसमें एक शब्द पढ़ा होगा बेटे, ईसीसी, इसको दोस्तों बोलते हैं प्रारंभिक बाल देखरेख एवं शिक्षा। दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अब दोस्तों उसके पहले कार्यक्रम 1975 में चलाया गया था दोस्तों, जो 3 से 6 वर्ष के बालक और यहाँ तक कि दोस्तों बालक जो गर्भ में हैं उनके पोषण को भी ध्यान में रखते हुए, तो इसको कहा गया था एकीकृत बाल विकास सेवाएं, कॉल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। और यह दोस्तों 1975 में चलाया गया था। 2 अक्टूबर 1975 में गांधी जी के दोस्तों बर्थडे को कवर करते हुए दोस्तों गया था। यस, द राइट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम में निःशुल्क में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? मैंने दोस्तों क्वेश्चन वैसे भी कई बार लिया है, मैं चाहूंगा आप इसका उत्तर दें। यस, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों आरटी 2009 में अनिवार्य शब्द से क्या अर्थ है? आरटी 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है गाइज? आइए देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है गाइज? इसको अनिवार्य शब्द का क्या अर्थ है एक बार बताएंगे? तो मैंने बहुत सारे ऐप और कई बार दोस्तों इसको ऑनलाइन भी पढ़ाया है। दोस्तों अनिवार्य शब्द का अर्थ ये है कि, आइए एक बार देखते हैं, दंडात्मक कार्य, भाई माता पिता को भाई कोई क्यों दंड देना चाहेगा। दूसरा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से, यह भी बकवास है गाइज, ऑप्शन देख रहे हैं। केंद्र सरकार दाखिले उपस्थिति और प्रारंभ। दोस्तों आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, यहां पर एक शब्द लिखा गया है उचित सरकार, समुचित सरकार। इट्स कॉल्ड, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने कहा समुचित सरकार। तो हमारे यहाँ दोस्तों 3 प्रकार की सरकारें हैं। पहली केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकार, तीसरी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें। तो उन्होंने कहा कि जहां अभी नहीं साहब, अरे साहब हमारे यहाँ तो केंद्र सरकार है ही नहीं, हम तो केंद्र शासित पौंडीचेरी वाले हैं। उन्होंने कहा भैया ऐसा नहीं होगा, जहां भी जो इन तीनों में से सरकार होगी उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह अनिवार्य रूप से अपने यहाँ सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराए और आरटी का लाभ दिलवाए। इसलिए यहाँ पे इस शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य। दोस्तों आपको जानकर आश्चर्य होगा, आरटी जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं, इसका पूरा नाम है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। क्या? निःशुल्क, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है दोस्तों, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। द राइट आंसर इज गाइज डी फॉर डेनमार्क। उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगे। मतलब दोस्तों उचित सरकार, यह जो समुचित सरकार होगी उसकी ड्यूटी होगी कि आरटी 2009 में
जो प्रावधान किए गए हैं उसके द्वारा शिक्षा बच्चों को सुनिश्चित कराई जाए। दोस्तों आगे चलते हैं इसको। यस, क्वेश्चन नंबर 17, वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा किसने दी थी? दोस्तों किस व्यक्ति ने पहली बार वैयक्तिक विभिन्नता पे अध्ययन किया गाइज? इसको यस, क्वेश्चंस दोस्तों कॉमन है। वैयक्तिक विभिन्नता का चैप्टर सुपर टीटी, सीटीटी, यूपीटीटी, रीट इन ऑल द एग्जामिनेशंस अक्रॉस इंडिया। द चैप्टर ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज मैटर्स अ लॉट गाइज। अपना इसका महत्व है। तो वैयक्तिक विभिन्नता की अवधारणा किसने दी है? हमने कई बार इस पॉइंट को लिया हुआ है गाइज। मैनी टाइम्स वी गाइज हैव गॉन फॉर दिस कॉन्सेप्ट्स। तो थॉर्नडाइक, फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर, गॉल्टन और जर्मन। तो मैंने आपको कई बार बोला है, तो एक पुस्तक जिसका नाम है जन्मजात प्रतिभाशाली, इट्स कॉल्ड हेरिडेटरी जीनियस। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि गॉल्टन के नाम सारे रिकॉर्ड हैं। पहली बार जुड़वा बच्चों का अध्ययन किसने किया? दोस्तों गॉल्टन ने। पहली बार दोस्तों वैयक्तिक विभिन्नता का अध्ययन किसने किया? गॉल्टन ने। बुद्धि का पहला अध्ययन किसने किया? गॉल्टन ने। पर्सनैलिटी शब्द को आधुनिक सेंस में पहली बार किसने प्रयोग किया? गॉल्टन ने। और दोस्तों तो उन्होंने जब दोस्तों बुद्धि का अध्ययन किया तो गॉल्टन ने क्या देखा दोस्तों अपनी पुस्तक में हेरिडेटरी जीनियस। दोस्तों लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो लास्ट टाइम के सुपर टीटी में क्वेश्चन आया है हेरिडेटरी जीनियस किसकी पुस्तक है। उन्होंने दोस्तों कहा कि दुनिया में किन्हीं भी दो बालकों में बुद्धि का स्तर हूबहू मैच नहीं करता, भले वे जुड़वा ही क्यों ना हो। अर्थात दोस्तों वंशानुक्रम से कुछ वैयक्तिक विभिन्नताएं मिलती हैं और यहाँ से दोस्तों जन्म होता है किसका? वैयक्तिक विभिन्नता का। एंड नाउ गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइज। आज के अंतिम क्वेश्चन को दोस्तों लेते हैं। आइए, बाल्यावस्था को विकास को छद्म परिपक्वता, बोले तो झूठी मूठी परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने, जेम्स ड्रेवर ने, जीन पियाजे ने या एन.आर. भाटिया ने? वैसे दोस्तों मैंने इसको कई बार लिया हुआ है पहले। मैं चाहूँगा कि आप मुझे एकदम सही उत्तर बताएं। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता, इसको ज्यूडो मैच्योरिटी, झूठी मूठी परिपक्वता का या नकली परिपक्वता का काल किसने कहा है? रॉस ने, जेम्स ड्रेवर ने, जीन पियाजे ने या एन.आर. भाटिया ने? शुरू करते, आइए एक बार देखते हैं। यस, तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं आज 2000। यस, कितने लोग लाइव हैं हम लोग? 2000। थैंक यू गाइज। काफ़ी दिनों बाद दोस्तों आज लाइव हुआ और आप लोगों ने रियल में कमाल कर दिया गाइज। तो कल मैक्सिमम लोग आएंगे। कल से यह प्रैक्टिस दोस्तों बहुत विविधता भरी होगी। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे। आई मीन रीट, टीटी, वी विल जस्ट कवर ऑल द सिलेबस। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा आप जानते हैं मैंने क्या बोला कि दोस्तों मुझे याद आता है अपनी 6-7 साल की उम्र दोस्तों, अगर 10 रुपये मिलता था उस दिन दोस्तों जेब बड़ी गर्म रहती थी। हाँ, जैसे किसी बोलते अरे भाई इधर भाई क्या खाएगा बोलो, हमको थोड़ी पता 10 रुपये भी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों अब हमको लगता था कि हम हैं, जवान हो गए हैं, हमारे पास पैसा है, हमें पापा की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों 5 मिनट बाद पैसा खत्म, तब समझ में आता था अरे यार घर के मालिक तो पापा ही हैं दोस्तों। तो बच्चा थोड़े मोड़े काम करके दोस्तों उसे लगता है क्या मैं जवान हो गया हूँ, मैं अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ। तो दोस्तों बाद में पता चलता है कि अरे यार पैसा तो खत्म हो गया, अब तो पापा से ही मांगना पड़ेगा। इसे झूठी मूठी परिपक्वता, तो इट्स कॉल्ड ज्यूडो मैच्योरिटी दोस्तों। और यह कहा है किसने? यह कहा है रॉस ने गाइस। क्या ये दोस्तों बहुत ही फेमस कोटेशन है कि बाल्यावस्था को ज्यूडो मैच्योरिटी, इट्स कॉल्ड ज्यूडो मैच्योरिटी। यह दोस्तों किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो गाइज आज के लिए बताएंगे कैसा रहा दोस्तों, और कल तो बहुत धुआंधार प्रश्नों का। आज के लिए दोस्तों आज का तो सिस्टम पुराने जैसा ही है, पर कल के प्रश्नों के लिए मैं आज जरूर आपसे दोस्तों फीडबैक लूँगा। शेयर करें दोस्तों, पहले की तरह एक बार सारे लोग जोश के साथ फिर वापस आए दोस्तों। कल इसी टाइम पे 8 o'clock 8 PM इनफैक्ट इन इवनिंग वी गाइस आर गोइंग टू मीट। कल दोस्तों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आरपी मिश्रा वुड लाइक टू से गुड बाय टू गाइज। गुड नाइट दोस्तों। एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस से